वेलकम टू माय चैनल KGS सेंटर। तो नाज़रीन, आइए आज मैं दरक्षा की किताब के चैप्टर नंबर 2 से उर्दू की अफसाना भाभी जान के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो आप ये बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख रखा है चैप्टर नंबर 2 अनवान भाभी जान, और ये एक नसरी सिनफ है। क्या है? नसरी सिनफ है। और नसरी सिनफ में ये क्या है? एक अफसाना है, और अफसाना में एक मुख्तसर अफसाना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अफसाना, ये मुख्तसर अफसाना किसे कहते हैं, इनकी तारीफ़ समझ लीजिए। और ये आसान भाषा में कि मुख्तसर अफसाना हम उसको कहेंगे कि जो ऐसी सिनफ जिसे बहुत ही कम अल्फाज में, ऐसी छोटी कहानी जिसको कम अल्फाज में लिख करके और उसका बहुत सारा मतलब और पैगाम पहुंच जाए, यानी चंद अल्फाज में लिख करके उससे बहुत सारा मतलब और पैगाम लोगों तक पहुंच जाए, यही मुख्तसर अफसाना होता है। जिसमें किसी एक किरदार और वाक़या को पेश किया जाता है और कारी के सामने रखा जाता है। तो आइए अब हम लोग इस अफसाना के बारे में जानें, भाभी जान के बारे में। उससे पहले कि हम इस चैप्टर के मुसन्निफ़ के बारे में जान लें, उनकी ऑटोबायोग्राफी जान लें कि इनके जो है मुसन्निफ़ है, देख सकते हैं इनके मुसन्निफ़ हम लोग यहाँ देख सकते हैं। इनके मुसन्निफ़ सोहेल अज़ीमाबादी हैं, है ना, जिनका असल नाम मुजीबुर रहमान, क्या नाम है? सैयद मुजीबुर रहमान। ठीक है, इनका असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। सोहेल अज़ीमाबादी का असल नाम मुजीबुर रहमान, सैयद मुजीबुर रहमान है। ये तखल्लुस में सोहेल करते थे। देखिए, तखल्लुस इसका सोहेल। इनकी पैदाइश जो है 1911 ईस्वी में पटना में हुआ, और यह एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। कौन सी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे? ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ये छोटे मोटे नहीं थे, ज़मींदार ख़ानदान से कुछ ताल्लुक़ रखते थे। एक ही साल के थे। बड़ा ही इसके साथ एक दुख घटना घटा, बड़ी तकलीफ़ दे जो है बातें हैं कि 1 साल की था तभी इनके वालिदा का इंतकाल हो गया। ठीक है, ये बहुत ही दुख की बात है। परवरिश इनके जो है नानी के घर पे है, ननिहाल में। इनकी परवरिश नानी के ही घर पे इनका सभी लोगों ने इनका पालन पोषण किया, देखभाल किया, लुक आफ्टर किया। तो उसके बाद इनकी इब्तदाई तालीम जो है घर पर ही हुआ। एक मदरसा में एक मुअल्लिम थे, टीचर थे, जैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं, तो उसी तरह से वो भी इसी अपने अगल बगल में जो है नानी के यहाँ के मुअल्लिम थे, उसी के यहाँ वो पढ़े। उन्हीं की सरपरस्ती में इनकी तालीम हो गई। प्रारंभिक शिक्षा, इब्तदाई तालीम के माना क्या होता है? प्रारंभिक शिक्षा। और आबाई वतन इनका क्या था? शाहपुर भदौल, जो पटना ज़िला में है। इनके आबाई वतन शाहपुर भदौल में है, जो पटना ज़िला में वाक़ है ना। यानी कि इनके जो है नेटिव प्लेस, जहाँ इनका जन्म हुआ, यानी जिनके बाप दादा जहाँ थे, तो उनकी वो आबाई वतन हुए, जो शाहपुर भदौल है और ज़िला पटना में है। ये पढ़ाई के लेकर के इनकी आला तालीम तो हुई नहीं, लेकिन फिर भी ये कई बड़े बड़े शहरों में जाके क़याम किए, जैसे मुजफ्फरपुर, हैदराबाद, है ना, कलकत्ता जैसे जो है मराकज़ में क़याम किए। साथ साथ ये ज़िंदगी की शुरुआत जब अदबी दुनिया में आए तो वो शायरी से की। ज़िंदगी की शुरुआत उन्होंने, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत पहले शायरी से की, जो आप यहाँ देख सकते हैं। फिर अफसाना के तरफ जो है आए, फिर अफसाना लिखना शुरू किया, और जब अफसाना लिखना शुरू किया तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, है ना। बहुत सारे जितने भी मुसन्निफ़ ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि पहले वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जो है या कम ही उम्र से, है ना, शायरी से करता है, फिर बाद में वो अलग अलग जो है चीज़ें लिखना शुरू कर देता है। तो उनमें से ये भी है कि शुरुआत तो शायरी से किया, लेकिन बाद में ये अफसाना की तरफ माइल हुए और फिर अफसाना लिखा। तो इतनी खूबसूरत अफसाना लिखा, और इतनी अफसाना लिखा कि फिर पीछे मुड़कर फिर दूसरी तरफ नहीं गया और अफसाना लिखते रह गया, है ना। साथ साथ इन्होंने मुलाजमत जो किया, नौकरी वगैरह जो किया, इन्होंने जो नौकरी किए, है ना, मुलाजमत मतलब होता है नौकरी, जॉब। तो कहाँ कहाँ किए जॉब? भाई फाइनेंशियल चीज़ों को मेंटेनेंस करने के लिए तो काम करना ही पड़ता है। तो इन्होंने नौकरी किया जीविकोपार्जन के लिए, जीने के लिए। तो काम कहाँ कहाँ किए? तो ऑल इंडिया रेडियो में किया, ठीक है ना। फिर श्रीनगर जो है ऑल इंडिया रेडियो में किया। फिर ये श्रीनगर कश्मीर में चले गए, वहाँ से इनका ट्रांसफ़र हो गया श्रीनगर,
पहले ऑल इंडिया रेडियो, फिर श्रीनगर में चले गए, है ना, और यहाँ अब फिर बाद में जा कर के जो है ये क्या हुए, वहाँ, और फिर पटना चले आए और वहीं इस्तीफ़ा दे दिए काम से। अब उनको उसमें मन उन नहीं लग रहा था, अब क्या कई जगह काम किए, काम करते करते ये बोर हो गए, तो उब गए थे, इसलिए अब काम करना ये छोड़ दिए। अब काम करना छोड़ करके अब फिर ये सहाफ़त के काम में लग गए, है ना, यानी एक जर्नलिस्ट का काम करने लगे, है ना, पत्रकार के काम करने लगे, ऐसे समझ लीजिए, है ना, एक सहाफ़त का काम करने लगे। और उसी में उसने एक रोज़नामा अखबार, है ना, उसी में एक रोज़नामा डेली छपने वाली एक अखबार में काम किया, जो उनका अखबार का नाम था साथी। क्या नाम था इनके अखबार का? साथी। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि सोहेल अज़ीमाबादी के जो रोज़नामा था अखबार, उसका क्या नाम था, तो आप लोग बताइएगा कि उनका नाम साथी था। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग, तो साथी था। मज़दूरों के हुकूक, इनके अफसाना में ज़्यादातर क्या होते थे, मज़दूरों के हुकूक जो है को, जो गरीब और मज़दूर लोग होते थे तो उनकी आवाज़ को बुलंद करते थे अपने अफसाना में, उनके हक़ को बुलंद करते थे अपने अफसाना के ज़रिए। उनके ऊपर जो जुल्म और सितम, उनके हक़ मार दिया जाता है ज़मींदारों के द्वारा, चौधरी के द्वारा, ठाकुरों के द्वारा, तो ये ठाकुरों के ख़िलाफ़, ज़मींदारों के ख़िलाफ़ और गरीबों के हक़ में इन्होंने अफसाना लिखना शुरू किया। आप लोग भी जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो गरीब है, तो इन्होंने गरीबों के हक़ में लिखना शुरू किया, तो गरीबों का भरपूर इनको सपोर्ट मिला। और अच्छाई का काम जब भी कोई लोग करता है तो लोग उनको सपोर्ट करता ही है, और इस तरह से इनको सपोर्ट किए और ये अदबी दुनिया में बहुत ही मशहूर और मकबूल हो गए, फेमस हो गए। ठीक है, चलिए, तो ये मज़दूरों का हुक्म लिखे। आइए साथ साथ इनके देखिए अफसानवी मजमुआ, इनकी जो अफसानवी मजमुआ है, यानी अफसाना के जो समूह है लिखने, इन्होंने जितने भी अफसाना लिखे उसमें कुछ है 4 चेहरे आदमी के रूप, है ना, ये 2 ऐसे इसमें दे रहा है कि इनके जो खास है 4 चेहरे आदमी के रूप, ये खास जो फेमस है वो अफसाना के यहाँ डाल रहे हैं। एक नोवेल भी इन्होंने लिखा, अफसाना के साथ साथ इन्होंने एक नोवेल लिखा जिसका नाम है बेजर का पौधा। ये सब जो है आप याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इनके जो है अफसानवी मजमुआ है 4 चेहरा आदमी के रूप, है ना, एक नोवेल है बेजर के पौधे। ठीक है, तो ये इनके तख्लीक हुए, इन्होंने जो कि तसानीफ़ किए ये यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। साथ साथ इतना ही नहीं, इन्होंने पूरे 125 यानी लगभग 125 अफसाना लिखे। कितने अफसाना लिखे? 125 अफसाना लिखे। और इस 125 अफसाना के साथ हमारे ये बेहतरीन राइटर मुसन्निफ 1980 में दारे फ़ानी से रुखसत कर गए, यानी इस दुनिया से रुखसत हो गए, इनका इंतकाल हो गया। 1980 में इनकी मौत हो गई, ये डेथ कर गए, है ना। तो ये रही चंद इनके बारे में जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखा है। और आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं हट जाता हूँ, रोक नहीं। आइए तो आप इस अफसाना के बारे में खुलासा करता हूँ कि ये भाभी जान कैसा अफसाना है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है और सबका काम कैसा है, सबने कैसा काम किया है, सबने कैसे किरदार को निभाया है। आइए तो देखते हैं। इसमें सभी जो पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, आप देख लीजिए। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो आपके सामने बोर्ड पे है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, बाद में नोट कर लीजिएगा, पहले उनका नाम जान लीजिए। यह रुकैया भाभी है, कहानी का जो है मेन किरदार यही है, मेन जान यही है, यहीं पे कहानी जो बना है। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में हम लोग जानते हैं और इनके साथ जितने भी किरदार हैं उनके बारे में। तो रुकैया भाभी है, ठीक है, जो एक निहायत नेक और शरीफ औरत, हिम्मत वाली, मजबूत दिल वाली, है ना, एक औरत है जिसे इस कहानी में मुसन्निफ ने सरापा रोशनी कहा है। यानी समझ लीजिए, या सिर से लेकर पाँव तक पूरी शराफत टपकती है, यानी सर से लेकर पाँव तक ले वो जो है हर तरह से वो नेक है, शरीफ है, इसलिए उन्हें सरापा कहा गया। तो ये रुकैया भाभी। इनके शौहर है जिनका नाम है नन्हे, ठीक है ना, नन्हे भाई। इनके शौहर है जिनको शायर ने नन्हे भाई कहा है ना, इनका नाम नन्हे, इनके शौहर का नाम नन्हे है।
और अख्तर इनके देवर हैं। इसमें अख्तर का जो जिक्र आया याद रखिएगा, ये अख्तर इनके कौन है? देवर है, ठीक है। और एक लड़की है जिसका नाम है शमी, ये जो है चौथे नंबर पे एक लड़की है जिसका नाम है शमी, जो एक गरीब लड़की है जिनका जो है पढ़ाई लिखाई भाभी की सरपरस्ती में होती है, उसकी सारी जिम्मेदारी भाभी जान जो है उठाई हुई है। और ये रेहाना भाभी का जो है भाभी जान की एक बेटी है जिनका नाम है रेहाना, और जमीला शायर के महबूबा है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, शायर इसमें कहता है कि जब भी मुझे रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा सर जज्बाए एहतराम से झुक जाता है। ये शायर का अंदाज कि जब भी रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा सर जो है जज्बाए एहतराम से झुक जाता है। ये शायर उनको रिस्पेक्ट देता है, इज्जत देता है, क्योंकि उनकी जो काम है, उनकी जो नेक दिली है, उनकी जो नेक इखलाकी है ना, उसको देखकर शायर जो है इसमें पूरी तरह से दिल से उनको सैल्यूट कर रहा है, उनके किरदार को, उनके नेक इखलाक को वो सलाम कर रहा है, ठीक है। तो रुकैया भाभी इस कहानी में बेइंतहा एक खूबसूरत किरदार है, जिसने ज़िंदगी में हर एक इंसान का मदद किया है, भले वो कितने ही तकलीफ़ में हो, बहुत सारे मुसीबत, उनके पास इतनी सारी मुसीबत थी, उसके बावजूद भी सबकी मदद करती थी और हमेशा चेहरा पे जो है मुस्कान बना कर रखती थी। हंसी खुशी चेहरा था और हंसमुख शख्सियत के मालिक थी। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि रुकैया भाभी इसमें सुबह सुबह के समय रहता है, शायर सोया रहता है, अचानक रुकैया भाभी जो है शायर का जो है पाँव खींच देता है, जो मुसन्निफ है उनका पाँव खींच देता है और कहता है भाई उठो, कितना सोओगे, है ना, इस तरह से बहुत समय हो गई, चलो उठो, और भी काम धंधा करना है, बच्चे भी स्कूल जाएंगे। इस तरह से कहानी की शुरुआत होती है और आगे बढ़ता है कहानी। तो कहानी में जो रुकैया भाभी है उनके साथ और भी कई किरदार जुड़ा हुआ है। रुकैया भाभी के जो है बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, है ना, और उनके जो शौहर है उनको ज़्यादातर जो है जेल ही में वो रहते हैं, क्योंकि उसे राजनीति का जो है सियासत का शौक़ है, जिस वजह से उन पर कई मुकदमा जो है लदे हुए हैं और उसी के सिलसिले में वो बार बार जेल आते जाते रहते हैं और भाभी को अकेला घर पे रहना पड़ता है। जब शुरू में भाभी जान जब शादी करके आई थी अपनी ससुराल, तो लोगों का ख्याल था कि इनकी घर नहीं बस पाएगी, क्योंकि भाई जान का तो राजनीति जो है सियासत का शौक़ है और वो जेल आया जाया करता है, और भाभी जान कहाँ नाजों से पली बड़े घर की बेटी है और इस तरह के हालात रहेगा तो इनकी शादी जो है टिक नहीं पाएगा और इनकी रिश्ते निस्बत टूट जाएगी। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट सब कुछ हुआ। जब भाई जान से शादी हुई तो दोनों ने अच्छे से ज़िंदगी जिया, और जब एक औलाद हुआ जिनका नाम रेहाना है, आप यहाँ देख सकते हैं, जब रेहाना की जो है पैदाइश हुई, रेहाना का पैदाइश के बाद भाईजान कुछ समय के बाद भाईजान को जो है राजनीति सरगर्मी की वजह से उन पर मुकदमा था और उस सिलसिले में उसे जेल जाना पड़ा। अब रह गई भाभी जान अकेले घर पे सारी जिम्मेदारी उनको निभाना है। नई शादी थी, कुछ ही साल गुजरा था और इस तरह के मामलात को फेस कर रही थी। तो भाईजान चले गए, जेल चले गए 1-2 साल के लिए। अब ये अकेली घर पे पड़ गई। अब इसने लोगों के जो ख्यालात थे उनको पूरी तरह से जो है उनके ख्यालात के जो सोच रखे थे उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया और उन्होंने एक बेहतर किरदार अदा की। और उसने क्या किया, भाईजान के जेल जाने के बाद उसने कहा कि ऐसे वो बीए कर चुकी थी, ग्रेजुएशन कर चुकी थी, उसने क्या किया कि जल्द से जल्द एमए की जो है प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दिया और एक कॉलेज में लेक्चरर बहाल हो गई। इससे पहले मैं आपको बता दूं, भाभी जान कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं थी, एक बड़े घर की बेटी थी। अगर ऐसा हालात था तो लोगों को सोचना था कि बड़े घर की बेटी है और इस तरह का हालात हुआ तो यहाँ से अपने वालिद के घर जा करके वहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएगी। लेकिन भाभी जान ने सबको जो है मुंह पे तमाचा लगाया, सबके मुंह बंद कर दिया और अपने पति का साथ दिया, अपने शौहर का साथ दिया और एक अच्छी और नेक बीवी का किरदार निभाया इसमें। और उसके बाद जो है भाभी जान जो है बीए की हुई थी, एमए कर लिया, उसके बाद कॉलेज में लेक्चरर बहाल हो गई, है ना। और वहाँ जो है उनको कॉलेज में
400 रुपया माह मिलता था, यानी मंथली 400 का उनको मिलता था। और एक बच्चे का वो ट्यूशन पढ़ाती थी, है ना, घर पे जाके ट्यूशन पढ़ाती थी, तो एक बच्चे का तो उनको मिलता था 50 रुपया। तो कुल भाभी जान के आमदनी कितने हो गए? 450। कितने हो गए? 450। 400 रुपया कॉलेज में और 50 रुपया वो एक बच्चे को ट्यूशन देती थी, तो 450 हो गया। यही इनकी कुल आमदनी थी, है ना। लेकिन इस आमदनी में इनको कई जगह डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था, बांटना पड़ता था, है ना। घर का भी खर्चा था। भाभी जान के पास एक नौकर था, पहले उनके पास 4-5 नौकर थे और साथ साथ नौकरानी भी थी, है ना। बड़े ही ऐश मौज थे। लेकिन धीरे धीरे हालात जब ख़राब होने लगे तब उसके पास बस एक ही नौकर रह गया था, जो बाज़ार से जो है सौदा खरीद के लाता था और खाना बनाता था। ठीक है, इतना बात तो आप लोग समझ में आ गया। और भाभी जान के पास में एक लड़की थी जिनका नाम शमी था। बड़ी गरीब थी, कोई उनका सहारा नहीं था, तो भाभी जान उनका सहारा बना और उनकी किफ़ालत का, यानी उनकी तमाम खर्चा उन्होंने उठा रखी थी। उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी वही उठा रखी थी और उन्हीं भाभी जान की वजह से ही वो पढ़ पा रही थी। ठीक है, तो सब कुछ भाभी जान ही उसका पूरा कर रही थी। तो कहानी में भाभी जान जो है क्या करती है कि एक बैठी रहती है, तभी दरवाजे पे दस्तक होता है और यही शमी जो लड़की है जिसका मैंने जिक्र किया है, ये लड़की, इनका दस्तक होता है और शायर और भाभी जान बैठकर चाय पीते रहते हैं। और ये शमी आती है तो भाभी जान कहती है कि क्यों शमी वहाँ क्यों खड़ी हो, क्या हुआ, अंदर आओ, है ना। और ये इनसे मिलिए, ये शायर है ना, अख्तर साहब। कौन है? अख्तर साहब, यही शायर जो इनको देवर बना हुआ है। शायर इनके कौन है? देवर है। तो ये मशहूर शायर अख्तर साहब है। बोलते हैं कि ये मशहूर शायर अख्तर साहब, इनसे मिलो, तुम अंदर आओ, है ना। और ये लो चाय है, हम लोग पी रहे, तुम भी पियो। लड़की थोड़ा झप जाती है, थोड़ा शर्मा जाती है। तो भाभी कहते हैं शर्माने की क्या बात है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, पियो। उसके बाद कहती है भाभी, लड़की बोलती भाभी आपने जो हमें ऊन दिया था उसका मैंने स्वेटर बुन दिया है, साथ साथ मैंने टोपी और बच्चे के लिए मोजा भी बुन दिया है। अब ये देखिए कि इसमें जो स्वेटर और मोजा टोपी किसके लिए बुना गया। तो आपको मैं बता दूं, भाभी जान के बहुत पुराने मुलाजिम यानी नौकर रहते हैं, है ना। उसकी एक बेटी होती है जिनका अस्पताल में बच्चा होता है ना। और उस लड़की का जो है शौहर 2 महीना पहले उनका इंतकाल हो गया रहता है। तो भाभी जान जो है उस नौकर के बेटी के लिए, बताइए कितना लंबा, कितना दूरी है रिश्ता, फिर भी उसके लिए उनकी हालात को देखते हुए भाभी जान जो क्या करती है, एक तो उनके तो खुद शौहर जेल में है, एक अपनी बच्ची है, शमी है, इसका देख रहा है कि फलत कर रहा है, गांव समाज के जो लोग हैं वो इनसे काम कर, उनका काम कर रहा है ना। और वो जो इतनी दूर नौकर है, एक अस्पताल में उसकी बेटी है जिनका एक बच्चा हुआ है, उनके लिए स्वेटर टोपी और मोजा बनवाई और एक दूध का बोतल ली और ले करके वो शहर की तरफ माने निकल गई, अस्पताल की तरफ। शमी भी उनके साथ गई। वहाँ शमी अपने घर गई और भाभी जान अस्पताल गए। और अस्पताल की उसके घर से दूरी 2 फरलांग था। कितना था? 2 फरलांग। तो 2 फरलांग वो जा करके जो है उसको दूध पहुँचाया। बताइए इसको आप क्या कहिएगा। आज लोग अपनों के लिए भी कुछ नहीं कर पाता, इतनी दूर दूर रिश्ता खोज रही थी और उनसे इसका इस तरह से जो है नेक इखलाकी था, इस तरह से मदद के लिए करती थी। इसलिए भाभी जान को शराफा रोशनी कहा गया। तो उनको दूध पहुंचाया। उसके बाद कहानी में ऐसा मोड़ आता है कि भाभी जान जो है घर पे ही होती है। तो फिर एक दिन जो है शमी जो लड़की है वो भाभी जान के दरवाज़ा पे आकर के फिर रोने लगती है ना, और सिसक कर रोती रहती है। तो भाभी जान कहती कौन है भाई, अंदर आओ, वहाँ क्यों, कौन है, कौन रो रहा है, इस तरह की बातें करता है। तो देखता है कि शमी है। कहता शमी इस तरह से क्यों रो रही, इधर क्या हाल है बेटा, क्यों रो रही है, बताओ मुझे। वो कुछ नहीं बताती, जितना पूछती है उतना और रोती है। कहता भाभी जान उसे बहुत ही प्यार से उसको अपने साथ ले लेती है और अपने जो है सोने के कमरे में, जहाँ उनका कमरा होता है,
वहाँ वो उसे ले जाती है और उनसे प्यार से पूछती है, बेटा क्या हाल है, बताओ क्या माजरा है, क्या बात है, काहे इतना रो रही है, क्या तकलीफ़ है, कुछ बताओ, हम कोई गैर थोड़ी ना। कहा वही तो बात है भाभी। तो लड़की कितना देर के बाद बोलती है, वही तो बात है कि मैं आपको कैसे बताऊँ, और ना बताता हूँ तो फिर बहुत दिक्कत भी होता है। तो रोते हुए उन्होंने बताई कि मेरे साथ ये वाक़यात है कि मेरे भाई का जो है MA का फ़ीस भरना है, ताकि उसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है, और मेरा आपके सिवा कोई यहाँ इस दुनिया में है नहीं कि मैं उसे हेल्प लूँ, और आपसे मैं कैसे कहूँ क्योंकि आपकी इतनी सारी हमारे ऊपर जो है मेहरबानी है ना। पहले आपने मेरी इतनी जिम्मेदारी उठा रखी है, अब मैं ये कैसे कहूँ, मेरी ज़मीर मेरा ईमान इजाज़त नहीं देता कि मैं आपको अब इस तरह से और तकलीफ़ दूँ। तो भाभी जान मुस्कुरा कर एक पीछे पीठ पर थप्पड़ देती है, पगली कहीं के, इसमें इस तरह के सोचने की क्या बात है। भाभी जान फिर उसके बाद चली जाती है, अलमारी से जो है सोने के चूड़ियाँ लेके आती है, जो उन्होंने 2 दिन पहले जो है रेहाना के लिए जो है बना करके रखा हुआ था, और उसकी बेटी रेहाना बस एक ही बार उसको पहना था। भाभी जान ने चूड़ी जो है समी के हाथ में देता और कहती है कि जाओ इसको बेच करके जो पैसे आए उससे अपने भाई का फॉर्म भर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से भाभी जान किसी का भी किस तरह से जो है हेल्प कर रही है, किस तरह से उनकी इमदाद कर रही है। तो हम सब कह सकते हैं कि वाकई में ये औरत एक सरापा रोशनी है जो सबकी मदद कर रही है। अपने ऐसे हालात होते हुए, शौहर जेल में होते हुए, छोटी एक बेटी है ना, उसके बावजूद उनकी तमाम खर्चा अखराजात है, उस सब को देखते हुए भी सब बर्दाश्त करते हुए सबकी मदद करती है। साथ साथ भाभी जान से बहुत सारे लोग मिलने आते हैं और उनको लगता है भाभी जान की बहुत चलती है, बनती है, बहुत लोगों में इनका जो है पहचान है ना, बहुत बड़े लोग हैं, ऐसा लोग ख्यालात है। लेकिन उसको क्या पता कि अब भाभी जान के पास ऐसा कुछ नहीं। एक ज़माना था जब भाई जान थे और सब था तो ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है ना। अब तो बस वो लोगों की बस सिफारिश लेके बड़े लोग के पास जाते हैं, बाकी उनसे कुछ लेना देना नहीं है। भाभी जान को इन तमाम की जो है मदद के साथ साथ ये कॉन्फ्रेंस में जाते थे, गरीब बच्चों के लिए कोई तरह का ट्रस्ट है, NGO है, जो भी है, उनमें भी इनको कितने सारे इमदाद करना होता है, देना पड़ता है। जलसा में जाता है तो उनका भी टिकट का जो है भाड़ा उसको भी अदा करना पड़ता है इन्हीं पैसा में, है ना। वो भाभी जान जो कभी अपने श्रृंगार पे हज़ारों खर्चा कर देते थे, आज वो 450 में पूरी जो है अपनी लाइफ चला रही है, अपना परिवार चला रहा है और सबकी मदद भी कर पा रही है, और हिम्मत से घर पे है ना। शौहर जेल में है और ख़ुद इतनी सारी जिम्मेदारी उठा करके हिम्मत से है। तो आप देख सकते हैं इसमें फिर भाभी जान एक रोज़ जो है, अभी शायर जो है, जो शायर आए हैं उन शायर का नाम अख्तर है, जो भाभी का देवर के रूप में है ना। तो आता है तो देखता है कि भाभी जान मायूस बैठी हुई है ना, और रो रही है। तो शायर कहता है कि भाभी आप क्यों रो रही, आप रोने की क्या वजह है। तो वो भाभी जान बताती है कि क्या बताऊँ, एक उनके हाथ में लिफाफा होता है, ख़त होता है, वो उनको दे देती है और कहती इसको पढ़ो। तो उसमें लिखा रहता है कि भाई जान का जो है, जो उनका जो सज़ा था कुछ और बढ़ गया है ना, 5 साल के लिए और बढ़ गया है। इस बात के लेकर के वो फुट कर रोती है। एक चीज़ इसमें थोड़ा मिस कर गया हूँ, भाईजान 2 साल के सज़ा काटने के बाद फिर वापस आता है और कुछ दिन यहाँ फिर रहता है, तो फिर उनसे 2 उनके औलाद होते हैं, तो कुल इनके टोटल 3 औलाद हो जाते हैं। कितने बच्चे हो गए इनके? 3 बच्चे हो गए। फिर उनके बाद उनको राजनीति जो है, सियासत की सरगर्मी की वजह से फिर मुकदमा कितने सारे चलते रहते हैं, वजह से फिर उनको जो है जेल हो जाता है 3 साल के लिए। लेकिन अभी जो भाभी जान रो रही है उसमें 2 साल और ऐड करके उसको 5 साल कर दिया गया है, इसलिए वो रो रही है, बिलख रही है। तो शायर कहता है कि भाभी जान रोने से काम नहीं चलेगा, कि अभी तो आपको और ऐसे बहुत सारी चीज़ों से लड़ना है, चलो हिम्मत रखिए से, आप ऐसा मत कीजिए कि ये नया थोड़ी ना है, ये तभी और बहुत सारा चीज़ पड़ाव से आपको गुजरना है। तो भाभी जान भी अपनी आंसू हिम्मत से पूरी तरह से आंसू पोंछ लेते, कहते हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि हम ही रोएंगे तो बच्चे लोग का क्या होगा, है ना। और उस तरह से भाभी जान फिर जा करके एकदम लगती है, एकदम फ्रेश हो जाती है और चाय बना कर लाती है, एक अपने लेती है, शायर को देती है। और शायर से भाभी जान, अभी शायर 2-3 दिन हुआ उनसे आया हुआ, उसके बाद वो है कुछ कहना चाहता लेकिन कह नहीं पाता है। तो भाभी पूछता है कि अच्छा भाई बताओ, तुम यहाँ 2-4 रोज़ से हो,
और तुमने अपने बारे में कुछ बताया नहीं, किस लिए आए हो, क्यों आए हो। कहा अच्छा छोड़ो हटाओ, तुम्हारी शादी का क्या हुआ, तुम्हारा जो शादी लगा हुआ था उसका क्या हुआ। कहा कि देखिए मैं जमीला से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जो है मेरे माँ बाप उसको पसंद नहीं करता है और वो उनसे शादी मेरा नहीं कर सकते हैं, और मैं किसी माँ बाप के जो कोई लड़की से शादी करे तो मैं कोई मूर्ख लड़की से शादी नहीं करूँगा, है ना। तो इस तरह के मामला चलता है। और फिर जो है भाभी कहता है तो ऐसी बात है तो तुम्हारा क्या ख्याल है। तो फिर बोलते हैं शायर कि मैं ऐसा होगा तो मैं बाहर निकल करके शादी कर लूँगा, नहीं बाहर जा करके मैं कहीं कोर्ट वगैरह में शादी कर लूँगा। तो कहता है भाई फिर देर किस बात की, ऐसा करो इधर उधर जाने की क्या बात है, आओ शादी करो, यहाँ आकर रहो, है ना। वो मेरी छोटी बहन की तरह रहेगी, हम सब मिल कर एक परिवार के साथ रहेंगे, हंसी खुशी रहेंगे, तो उसे ले आओ, ठीक है ना। तो शायर कहता है कि क्या औरत है यार, कितनी हिम्मत वाली औरत है, इतनी सारी मुसीबत पहले से और फिर एक मुसीबत मोल रही है ना। इसी तरह का बात दोनों में चलता रहता है, ठीक है। तो शायर कहता है कि देखिए भाभी ठीक है, आपने जो कहा कि हम उसे ले आएंगे, लेकिन अभी जमीला की तबीयत कुछ ख़राब है, अच्छा नहीं चल रहा है। यानी शायर इसमें कुछ बहाना लगा देता है और इस तरह कह करके शायर जो है अपने घर की तरफ निकलता है। और भाभी जान का जो है, भाईजान का केस का जो है डेर था मुकदमा का, उस पर जाना था दिल्ली, इसलिए वो निकलता है। शायर अपना ट्रेन पकड़ के घर को चला आता है और भाभी जान अपनी तरफ चलवाता है, और यहीं पे कहानी की जो है द एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी कहानी कुछ न कुछ तो समझ में आई होगी। तो थोड़ी भी हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाबों के पास, है ना, और लाइक कर दीजिएगा।